स्वागत है, अभिनंदन है। आज की कक्षा में पढ़ते हैं हम कक्षा 12 के लिए अध्याय नंबर 3 निर्वासित कहानी है सूर्य बालाजी की, जिसका अध्ययन हम कर रहे थे। पिछली कक्षा से हम कर रहे थे। पिछली कक्षा में इस कहानी का कुछ भाग है वो हमने पढ़ लिया था। आज उसे आगे का भाग है वो पढ़ते हैं। जैसा कि जो कहानी है निर्वासित, यानी कि ऐसे जो निर्वासित जीवन जी ऐसे वानप्रस्थ जीवन जी रहे एक युगल दंपति की कहानी है, एक दर्द भरी कहानी है, जिसे समाज में है वो एक जो अधिकार मिलना चाहिए, जो स्वतंत्रता उन्हें मिलनी चाहिए, जो स्वच्छंदता उन्हें मिलनी चाहिए, वो मिल नहीं पा रही है। एक बूढ़े दंपति है जो अपने इस जीवन में जहाँ ऐसी दोनों पति पत्नी है एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के सुख दुख के साझा होते हैं, उन्हें एक दूसरे की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, लेकिन अपनी इच्छा के विरुद्ध जाकर अपनी इच्छा को किनारे करके और जिस तरह से अपने बेटे बहू के साथ रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। उन्हीं बेटों के द्वारा जिन बेटों को उन्होंने कितनी मुश्किलों से पाल पोस कर बड़ा किया था, जिनकी हर इच्छा को उन्होंने अपनी इच्छाओं का दमन करके अपनी इच्छाओं का गला घोटकर उनकी इच्छाओं की पूर्ति की थी, वही पुत्र है बड़े होने पर अपने माँ बाप की किस तरह से उपेक्षा कर देते हैं। और माँ बाप ऐसे समय में कुछ बोल नहीं पाते हैं, उनकी पीड़ा एक मौन मूक की तरह पीड़ा होती है, लेकिन वो मन ही मन झटपटाते रहते। किस तरह से अपनी स्वतंत्रता का त्याग करके अपने स्वतंत्रता को छोड़कर और अपने बेटे बहू के इच्छाओं के अनुसार अपना जीवन है वो जीना कितना दम घोटू उन्हें लगता है, कितना पीड़ादायक होता है, कितना कष्टकारी होता है, ये इस कहानी के माध्यम से सूर्य बालाजी है वो बताना चाह रही है। और आगे जैसे हम पढ़े थे कि दंपति है वो अपना घर छोड़कर अपना जो घर जिनसे उन्हें अत्यधिक स्नेह था, प्रेम था, एक लगाव था, श्रद्धा का भाव था, उससे घर को एक घर नहीं बल्कि मंदिर की तरह मानते थे। उस घर को छोड़कर अपने बेटे बहू के पास आ जाते हैं और एक उम्मीद के साथ, एक आस के साथ उनकी सारी इच्छाओं की पूर्ति वहाँ की जाएगी। लेकिन वहाँ आने पर जब उनके साथ जो व्यवहार होता है कि किस तरह से उन्हें अपनी इच्छाओं को मानना पड़ता है। पिताजी अगर पाठ भी कर रहे हैं तो बहू के द्वारा कहा जाता है कि माँ जी पिताजी को समझाइए कि वो इतने जोर जोर से ना बोले, यहाँ केवल वही रहने वाले नहीं है और भगवान तो कोई बहरा तो है नहीं कि उसे सुनता नहीं है। मन मन में पाठ करे, अपनी पूजा पाठ आराम से करे, धीरे धीरे करे। और पुत्र के द्वारा कहा जाता है कि पिताजी आप शाम के समय है वो लॉन में न बैठे, अंदर चले जाए करें, क्योंकि मेरे ऑफिसर मित्र है वो आते हैं और वहाँ यहाँ पर खाना पीना करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो वो आपके सामने ये सब करते हुए थोड़ा कतराते हैं, इसलिए आप भी शाम के समय बाहर न निकले, अंदर ही बैठ जाया करें। और इस तरह का व्यवहार किया जाता है और उन्हें हर बात के लिए है वो टोका टाकी है वो की जाती है। माँ जी अपनी इच्छा से चाय भी बना लेती है तो उन्हें एक बुजुर्ग है हाथ से बोतल फिसल जाती है, तेल की बोतल फिसल जाने पर टूट जाती है, तेल बिखर जाता है, तो वो है बड़ी घृणा और उपेक्षा की दृष्टि से उन्हें देखती है और कहती है कि जब बूढ़े हो गए काम नहीं होगा तो करना जरूरी है क्या। इस तरह से कटु बातें कहकर उनके दिल को है वो ठेस पहुंचाती है। और एक समय ऐसा होता है कि जब बेटे बहू बाहर जा रहे होते हैं, कार में बैठकर चले जाते हैं, बहू कहती है कि माँ जी जो नौकर है वो बच्चे को घुमा लाएगा, उसे दूध पिला देगा और आप है कि यहीं बैठे रहना, हम खाना बाहर ही खा कर आएंगे। और ऐसा कहकर बेटे बहू है बहू बेटा राजेन और बहू जो रीमा थी वो कार में बैठकर निकल जाते हैं। अब उससे आगे हम पढ़ते हैं कि क्या होता है, क्या वो उनकी भावनाओं की कदर है वो कर पाते हैं कि नहीं, क्या अपने माता पिताओं की इच्छाओं को है वो समझ पाता है कि नहीं। और ये सब बातें हम आगे पढ़ते हैं। कार के वो सर से जा चुके होते, थोड़ी देर उड़ती धूल को देखते रहे, फिर एकदम अपने में लौट आई। बाबूजी उसी तरह लौट में सिर झुकाए बैठे थे। बेटे बहू चले जाते हैं, वे लोग तो बाहर गए, सुनने पर भी चेहरे पर कोई भाव नहीं है, गोद में पड़ी किताब लौटते पलटते। पिताजी जो लॉन में बैठे थे तो माँ जी उन्हें कहती है कि बेटे बहू है वो
जब वो राजेंद्र रहे तब बनाना। तो माँ जी कहते हैं तो अच्छा ठीक है, खीर और सब्जी बना देते हो कि नहीं अभी नहीं बनाना, जब वो राजेंद्र रहे तभी बनाना। शब्द थोड़े से थे पर अर्थ गहरे और दूसरे, शब्द थोड़े से थे बड़े ठीक है, नहीं जब बेटे बहुत घर में हो तब खीर बनाना, अभी नहीं। तो भले ही छोटा सा वाक्य है, शब्द उसमें बहुत कम है, लेकिन बड़ा गहरा अर्थ इसमें छिपा हुआ है कि अगर हम बेटे बहू घर में मौजूद नहीं है, उनकी अनुपस्थिति में अगर खीर बनाकर खाते हैं तो वो क्या सोचेंगे, क्या क्या हमें सुनना पड़ेगा। बहुत गहरे अर्थ छिपे हुए थे कि बेटे बहू है वो कहेंगे कि हमारे पीछे से है वो खीर बनाकर खाई। इस तरह से न जाने उन्हें कितने कटु शब्द है वो सुनने पड़ेंगे। इसलिए कहते हैं कि जब बेटे और बहू हो तभी बनाना। वह चुप होगी, घर पर थे तो हर चौथे पांचवें हाथ की बनी मोटी रोटी और आलू बैंगन की सब्जी, बहुत कुछ हो तो मखाने की खीर, बाद में 2 रोटियां अपने लिए भी उलट उसी थाली में बैठ जाती। तब तक वह हाथ धो रहे होते। वो सोच रहे कि जब हम अपने घर में थे, गांव में थे, तो कैसे हम 4-5 दिन में है अपनी हाथ से बनी मोटी मोटी रोटियां बना लेते थे, आलू बैंगन की सब्जी, और साथ में ही बहुत खुश होकर मखाने की खीर बनाते थे, खुश होकर खाते थे। और कहते कि अपने लिए भी मैं 2 रोटियां है सेककर उलट कर उसी थाली में बैठ जाती थी, बाबूजी की थाली भी लेकर बैठ जाती थी, और बड़े चाव से हम है उसे बड़ी प्रसन्नता के साथ खुशी के साथ खाते थे। शाम वैसे ही गुमसुमी सी बीती, अंधेरा होने पर मन में घुमड़ता कुछ और भी गहरा आया। एकाएक उसके पास जा खड़ी होकर अटकती आवाज में कह, सालों हो गए, एक बार घर चलते हैं ना। एक बार शाम के समय गुमसुम सी जाती है अपने पति के पास, और मन है वो घुमड़ता हुआ और गहरा होकर आया था, और जाकर कहती है कि हल्की सी आवाज में कि बहुत दिन हो गए, हम अपने घर चलते हैं। घर, उनकी आंखों में चमक आई, पूछ गई, वह तो पूरा किराए पर उठा दिया है, क्यों क्या बात है। तो पिताजी कहते हैं, जैसे वो कहते घर का नाम लेती है माँ जी, तो उनके आश्चर्य का, अच्छा घर, ओ वो तो पूरा का पूरा किराए पर दे दिया है, और तुम वहाँ क्यों जाना चाहती हो, क्या बात है। बात कुछ नहीं, बहुत दिनों से घर छूटा ही है बस। तो कहती कि नहीं बात तो कुछ नहीं है, लेकिन बस बहुत दिनों से घर छूट गया है, तो घर की बड़ी याद आ रही है, वहाँ जाना चाहती हूँ, लेकिन कुछ दिनें को चलने से फायदा। बाबूजी कहते हैं कुछ दिन वहाँ चलने से क्या फायदा, रहना तो हमें यही होगा, तो इसलिए क्यों ना अपना मन है इसी घर में लगाएं, इन्हीं बेटे बहू के साथ लगाएं, कुछ दिनों में हम वहाँ जाकर क्या कर लेंगे। हाँ, एक गहरी सांस उस खामोशी से उतरती चली गई, क्या फायदा, और एक गहरी सी सांस लेकर कहती है, हाँ आप सही कह रहे हैं कि वहाँ कुछ दिन जाने से क्या फायदा। सुबह ही रणदीप को आने का तार मिला था। 10 बजे राजेंद्र उसे स्टेशन से लेकर लौटा। पैर छूने के लिए माँ के घुटने तक हाथ जरा झुका पर हंसते बोला, अच्छी तो हो माँ, चलो भैया की सरकारी नौकरी में हुक्म चलाने का उनका काफी भार तुमने हल्का कर दिया होगा। अब बेटा, छोटा बेटा आता है रणदीप, उसके आने का तार मिलता है, बड़ा भाई स्टेशन से लेने के लिए जाता है, बेटा आता है, जरा माँ के घुटनों तक ही उसका हाथ पहुँचता है, पूरा झुककर भी उसे प्रणाम नहीं करता है, और बोलता है कि अच्छी तो हो माँ, ठीक है भैया के यहाँ सरकारी नौकरी में हुक्म चलाने का उनका भार काफी तुमने हल्का कर दिया होगा। वह जोश से हो करके हंसते बताने लगे, अरे पूछो मत, दिन भर लोगों की भीड़ घेरे रहती है, साहब कहते जबान छूटती है, उनके सामने तो जमुना और चपरासियों तक की आकर देखने लायक होती है। एक तो आजकल छुट्टी गया है, फिर 2-4 दिन भर वह उत्साह से भरकर बोले जा रहे थे। राजेंद्र सिगरेट के नाम झाड़ते हुए भाई से कह रहा था, सब ऊपरी ठाट है, अंदर खाली रहते हैं। तो अपने भाई को बता रहा है कि हाँ सरकारी नौकरी, लेकिन ऊपर से ठाट दिखता है, लेकिन अंदर से खाली है। अब तो असिस्टेंट भी पूरे कहाँ मिलते हैं। तो कहते हैं कि जो ये असिस्टेंट होते हैं वो भी अब पूरे क्या है, चापलूसी भरे वातावरण में जीने वाले होते हैं, पूरे भाग मिलते हैं, कड़ी नजर रखते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा कड़ा नजर है वो रखते हैं कस्टमर पर। सरकारी नौकरी में तो बस छोटे ओहदों पर फायदा, लेकिन सरकारी नौकरी में पर तो ओहदा छोटा होता है तभी फायदा मिलता है उसका। ऊपरी ठाट और अंदरूनी हालत में कितना फर्क है, तुम सोच भी नहीं सकते। कहते ऊपरी जो ठाट दिखता है, लेकिन अंदरूनी जो हालत होती है उसके बारे में तो तुम विचार ही नहीं कर सकते। अब ये देखो, बेबी को कुछ सालों बाद नैनीताल कॉन्वेंट में डालना चाहता था, पर दम ही नहीं। कहते जो मेरी बेटी है, इसे मैं नैनीताल के कॉन्वेंट स्कूल में इसका दाखिला कराना चाहता था, लेकिन दम नहीं है कि वहाँ बस ऊपर का नाम है, कॉन्वेंट स्कूल है, केवल नाम से चलता है, लेकिन अंदर कुछ नहीं है, खोखला पर है। भोजन के बाद रणदीप जाने लगा तो राजे ने रोका, बैठो बातें करेंगे, हम देर से ही सोते हैं। फिर थोड़ी
अभी नींद नहीं आती, जाते जाते नहीं कहते कि अभी सोओगे, नहीं तो बैठो ना कमरे में ही। कमरे में नहीं चलता हूँ, रात का भी और थक भी गया, इस समय कमरे में बैठना, चलो जरा एक बार आप ठीक से नहीं पढ़ा। तो पिताजी टालमटोल करते हैं कि कमरे में नहीं, कमरे में नहीं बैठ सकता, रात में बहुत हो गई है, तो थकावट हो रही है, अखबार भी पूरा नहीं पढ़ा है, सब कुछ कहा अनकहा, जाना समझा था, फिर भी ऐसा प्रस्ताव रख रही थी कि बाबूजी के सामने सब कुछ जानती थी, माँ जी सब कुछ जानती थी कि कमरे में बैठने पर क्या क्रिया प्रतिक्रिया है बेटे भोगों के द्वारा मिल सकती है, तो सब कुछ जानती थी, सब सुना अनसुना, कहा अनकहा था, जाना अनजाना था, लेकिन फिर भी वो पिताजी को कह बैठते हैं कि कमरे में बैठ जाइए। और सब कुछ कहा बाबूजी के सामने ऐसा प्रस्ताव रखा, अपनी गलती तुम्हें समझ में आ गई, माँ जी को अपनी गलती समझ में आ गई, सब कुछ जानती थी। बहू बेटों के पास से थकान का बहाना करके आना और फिर भूल भूल कर बतियाना कि बहू बेटों के पास से उठकर आए थे कि बाबूजी कहते हैं कि थकान हो रही है, आज सोने का विचार है, और यहाँ आकर अगर हम बातें करेंगे तो बेटे बहू कहेंगे कि हमारे पास से तो सोने का बहाना करके गए थे, थकावट का बहाना करके गए थे, यहाँ है कि पति पत्नी घुल मिलकर बातें कर रहे हैं, न जाने क्या क्या सुनना पड़े। एक दिन बहू राजेन से खिलखिला रही थी, पिताजी तो माँ जी को बिल्कुल मॉडर्न बनाने पर तुले है। और वे एक दिन बहू और बेटे बात कर रहे थे, तो माँ जी ने सुना था कि बहू कह रही थी कि पिताजी तो माँ जी को बिल्कुल मॉडर्न बनाने पर तुल गए हैं, आज वे शिमला पेट के फायदे नुकसान बता रहे थे, तो आपको क्या ऑब्जेक्शन है? राजेन ने मुस्कुरा कर पूछा। तो राजेन अपनी पत्नी को कहता है कि ठीक है करने दो, आपको क्या ऑब्जेक्शन है? ऑब्जेक्शन मुझे तो लगता है कि सच जैसे थिएटर देख रही हूँ। तो बहू कहते हैं कि करते रहती है, मुझे तो ऐसे लगता है कि मानो कोई फिल्म देख रही हूँ। अभी देखो नाउ शी इज परफेक्टली ऑल राइट, लेकिन पिताजी को चैन कहाँ? अब जब भी मौका मिलेगा कमजोरी रखती हो तो ताकत वाली दवा एक आध शीशी और ला दो। घबराहट के लिए वह कौन सी होम्योपैथी की दवा बताई थी डॉक्टर बनर्जी ने। माँ जी निहाल हो जाती है, फिर बहू की कमान चढ़ाती राजेश से बोली, सच्ची तुमने अपने पिताजी से कुछ नहीं सीखा, कुछ नहीं। और कहते हैं कि किस तरह से माँ जी और पिताजी भूल भूल कर बातें करते हैं, किस तरह उनका प्रेम है, लेकिन तुमने तो उनसे कुछ सीखा ही नहीं, तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। शैतान की बच्ची, राजा ने प्यार भरी चपत लगाकर मुस्कुरा पड़ा। उस राजा अपनी पत्नी को एक प्यार भरी चपत लगाता है, गालकर कहता है कि शैतान की बच्ची कहकर मुस्कुराने लगता है। एक दो दिन बाद डॉक्टर के यहाँ जाते समय उन्होंने तबीयत का हाल पूछा, पर एकदम चिड़चिड़ा पड़ी उन पर, तब से अकड़ देखते रहे और चुपचाप चले गए। वह लेटी आंखों पर पानी रखी रोती रही, आखिर उसका क्या कसूर था, क्यों चिड़चिड़ाई उन पर। एक दिन डॉक्टर के यहाँ जा रही थी, माँ जी ने पूछ लिया कि तबीयत कैसी है, तो झल्ला उठते हैं, उनके क्रोध करती है। माँ जी बेचारी चुपचाप आ जाती है, घुटनों में सर रखकर रोने लगती है कि उसकी गलती क्या थी, नहीं तो पूछा था, क्यों चिड़चिड़ाई हो उस पर। काफी रात गई होगी, गुड नाइट के शब्द कानों में पड़े, तब तक वे दोनों अलग अलग पूरी तरह जगे हुए थे। बीच में माला जपते समय या ग्रंथावली पढ़ते समय एक आध झपकी आई भी तो उन्हें तीनों के ठाकुर खिलखिलाहट से उचट गई। तो कहते हैं कि माँ जी और बापू बेचारे दोनों अलग अलग कमरों में, और काफी रात बीत गई, उनके गुड नाइट के शब्द कानों में पड़े, उनके बेटे बहू के और जो छोटा भाई था, और दोनों अलग अलग पूरी तरह से जगे हुए थे, दोनों ही माँ जी और बापू जगे हुए थे। बीच में माला भी जपते थे, कभी रामतीर्थ ग्रंथावली को पढ़ते थे, लेकिन बीच में एक आध अगर झपकी भी आ जाती है तो एक आध झपकी भी आई तो उसे उनकी जो ठाकुर की आवाज है उसे सुनकर नींद उनकी उचट गई, और उससे तीनों के ठाकुर से खिलखिलाहट से उचट गई। सुबह उठने के साथ ही रणधीर ने हंसना और सबको हंसाना शुरू कर दिया। यह उसकी बचपन की आदत थी, राजन की तरह गंभीर नहीं, हमेशा का चिलबिलाता। तो छोटा बेटा तो हमेशा से चंचल था, बचपन से सुबह से उसे आदत थी कि सभी को हंसे और हंसाए। इस समय भी कभी बेबी के साथ में डोल छीनकर उसे रुला जाता, कभी बाबूजी का चश्मा लगाकर पढ़ने की कोशिश कर रहा था, कभी वह भाभी को छुपकर देखने गया था, उसके मनोरंजक प्रसंग सुन रहा था। कोई नहीं मिलता तो जमाना से उसकी शादी की बाबत जानकारी ले रहा था, जमुना से उसकी शादी की बाबत जानकारी ले रहा था। तो इस तरह से चुलबुला स्वभाव का था। जमुना सुन, तू हनीमून पर जरूर जाना, घर की सारी जिम्मेदारी मेरी। जमुना छेड़ता शर्माता ट्रे उठाकर चला जाता, जमुना को नौकर था, उसे कहता शादी की बातें करता, उसे कहता कि जमुना को हनीमून पर जरूर जाना, खर्च की सारी जिम्मेदारी वो मेरी। और बेचारा वो शर्मा जाता था, छेड़ जाता था, ट्रे उठाकर चला जाता। वह पूजा कर रही थी, तभी डाइनिंग रूम में आते ठाकुर उनकी चुलबुला जाते, विशेषकर जब बेटों के साथ उसकी भी मुफ्त हंसी मिली होती। पूजा करते हुए मन उन्हीं के लोगों पर था, वह ज्यादा खुश और मुक्त लग रहे थे, बेटों की बातों में खूब रस ले रहे थे। राजा में रणदीप के मुंह से कई बार बाबूजी संबोधित सुनकर उनका मन
देने के लिए प्रसन्न होता। फिर आगे तम गए, सब शांत हो गया। राजे ऑफिस चला गया। काफी देर बाद में कमरे में आए तो मुस्कुरा दी। आज तो बड़े दिन बाद बेटों के ठट्टे करते सुना थे। अपने पति कह रही है बाबूजी से कि आप तो बहुत दिनों बाद अपने बेटे से ठट्टे करते हुए सुना। उन्होंने जैसे सुना न हो ऐसे स्थिर दृष्टि से उन्हें देखा। फिर एक एक शब्द पर रुकते हुए खिड़की के बाहर देखते कह गए, सुनो मैं जा रहा हूँ छोटे के साथ। और जैसे उन्होंने सुना अनसुना कर दिया हो और एक ऐसी स्थिर दृष्टि से उन्हें देखा। फिर एक एक शब्द पर रुकते हुए खिड़की के बाहर देखते और कहते गए कि मैं सुनो मैं जा रहा हूँ छोटे के साथ। तब एक अप्रत्याशित प्रतिक्रिया उभरी, कितने दिनों के लिए। और माँ जी के मन में एक ऐसी अप्रत्याशित यानी जिसकी कल्पना भी उन्होंने नहीं की थी, ऐसी प्रतिक्रिया के रूप में उन्होंने पूछा कि कब और कितने दिनों के लिए। कल वहीं रहने के लिए उसके साथ। वो कहते हैं कि कल जा रहा हूँ हमेशा के लिए उन्हीं के साथ रहने के लिए। वह कान से वह एकदम से पूछ बैठी, क्यों। लगा ये सवाल एक बड़ी चट्टान की तरह उन दोनों पर भर भरा कर गिर पड़ा हो और उनके समेत उसका सब चकनाचूर हो गया। और ऐसे लगा मानो कि उन्होंने एक सवाल पूछा था माँ जी ने, क्यों। जैसे लगा मानो कि एक चट्टान है उन दोनों पर भर भरा कर गिर पड़ी हो। एक चट्टान जो टूटकर उन पर गिर पड़ी हो और उसके समेत उसका सब कुछ है वो चकनाचूर हो गया हो। कठोर संयत उन्होंने आवेगों के घास खींच ली, कुछ नहीं यूं ही। काफी दिन तो हो गए हैं यहाँ रहते, थोड़ा घूम फिर आना चाहिए। मुझे भी तो यहाँ रहते। मैं निरंतर ऐसा ही से होती जा रही थी। और माँ जी जिसका मन ऐसा ही होता जा रहा था कह रही थी कि मुझे भी तो यहाँ रहते कितने दिन हो गए हैं, तुम भी तो यहाँ रहते। वह निरंतर ऐसा ही से होती जा रही थी। कठोर से उन्होंने आवेग की घास खींच ली और निरंतर ऐसा ही से होती जा रही थी। गले में बहुत कुछ घुटकते हुए धीमे धीमे बोला, मैं आ जाऊंगा तब तुम जाओगी। तो कहते अटकते फिरते कि जब मैं यहाँ आ जाऊंगा तब तुम वहां जाओगी। फिर दोनों एकदम चुप एक दूसरे को देख रहे जैसे आंखें पथरा कर किसी एक ही दिशा में टिक गई हो। उन आंखों की अथाह कातरता में बस एक ही सवाल गहराता जा रहा था, हमारा अपराध। आगे है वो चेतना से शून्य हो जाती है, प्रकाश से शून्य हो जाती है। आंखों में एक सवाल कि क्यों, हमारा क्या अपराध है कि हमें अलग किया जा रहा है। पहले वह भी समझे, अब जब दो बेटे तो एक ही दोनों का खर्च उठाए, ठीक नहीं लगता है। और कहते पिताजी से समझ गए और कहते हैं कि बेटे दो है लेकिन एक ही बेटा दोनों का खर्च उठाए तो ये ठीक नहीं लगता है कि नहीं। ठीक ये सोचा दोनों ने, अभी यहाँ बेबी छोटी है तुम यहाँ रहोगी, 7-8 महीने बाद छोटी की डिलीवरी होगी, फिर तुम वहाँ चले जाओगी छोटे के पास में यहाँ। तो चलो ये तुम जरा मेरी कमीजें वगैरह। तो कहते पिताजी से समझाने की कोशिश करें माँ जी को कि अभी यहाँ बच्ची छोटी इसलिए तुम्हारी यहाँ आवश्यकता है, तुम यहाँ रहो, जब छोटी की डिलीवरी होगी तो तब तुम वहाँ चले जाना, मैं यहाँ आ जाऊँगा। अच्छा सुनो, तुम मेरी जो कमीजें वगैरह है उन्हें सही से समेट कर प्रेस कर दो। ये सब कहना चाह रहे लेकिन बीच में थोड़ी देर बाद बात की मेरे सामने खड़े थे, ये कहने आया था कि मेरी छड़ी रखना मत भूलना, जो हम हरिद्वार से लाए थे, जरा टहलाओ ने, बस यही कहना था। थोड़ी देर में आते हैं बात की माँ जी को कहते हैं कि मेरी जो छड़ी जो हम हरिद्वार से लाए थे उसे रखना मत भूलना, क्योंकि उसी के सहारे मैं बाहर निकल जाता हूँ, तैरने निकल जाता हूँ, बस इसीलिए। लेकिन मैं कुछ कह नहीं सके थे, यूं ही बस कमरे के बीचों बीच कुर्सी पर सिरा पकड़े खड़े थे। कांपती उंगलियों से कसकर पकड़ा हुआ अखबार और आंखों में बाण की प्रोंच युगल से मुंह पीड़ा की, जिसे देखकर किसी आदि कवि का कोमल हृदय करुणा की अथाह लहरियों से बह चला था। मां निसार प्रतिष्ठान तुम जो है शाश्वती महा। तो कहने की लेकिन पिताजी आते हैं वो कुछ कह नहीं पाते, कहना चाह रहे हैं कि मेरी छड़ी है हरिद्वार से लाए थे उसे रख देना, मैं टहलाऊं, लेकिन कुछ कह नहीं पाते हैं। और एक कुर्सी का सिरा पकड़कर खड़े होते हैं, टाइट पकड़ रखा है, जबरदस्ती ऐसा लग रहा है कि कठोरता से पकड़ रखा है। हाथ में अखबार है उसे भी उन्होंने उंगलियों के बीच में कसकर पकड़ा हुआ है कि कहीं छूट न जाए। कांपती हुई उंगलियां हैं और ऐसा लग रहा है कि आंखों में बाण की क्रोच के बाण से विधा हुआ क्रोच पक्षी का युगल जोड़ा हो, और जो अपनी मोह मूल जो पीड़ा थी उसको व्यक्त कर रहा हो, जिसे देखकर किसी आदि कवि, और उन दोनों को देखकर कोई जो आदि कवि है वो उनकी कोमल हृदय की करुणा की अथाह लहरियों में है वो बह चला हो। ऐसा लग रहा था कि मौन होकर कुछ कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं पा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई क्रोच युगल पक्षी हो जो प्राण मानो से भेद दिया गया हो, और जो साथी जो पक्ष है वो पीड़ा से झटपटा रहा हो, मौन उसकी पीड़ा है वो व्यक्त हो रही हो। पाठ है वो पूरा होता है। देखिए सूर्य बालाजी उन्होंने इस कहानी के माध्यम से किस तरह से कोमल भावना
उजागर किया है। निर्वासित कहानी की कहानीकार सूर्य बालाजी। निर्वासित कहानी का अंत होता है दुखांत, दुख अंत होता है इसका। दोनों को अलग कर दिया जाता है। कम से कम बेटे बहू के यहाँ रह रहे थे तो कम से कम साथ तो थे, अपनी पीड़ा को, अपने मन के भाव को व्यक्त तो कर पाते थे। अब तो अलग हो जाएंगे तो अपनी पीड़ा को व्यक्त करने का उनका पूरा आधार ही खत्म हो जाएगा। माँ जी बच्चों को सुनाने के लिए कौन सी कहानी सुनाती थी? माँ जी बच्चों को सुनाने के लिए अपनी जो कहानियां हैं वो सुनाती रहती थी, है ना। निर्वासित कहानी के प्रारंभ की पंक्तियों में कौन से भाव की अभिव्यक्ति मिलती है? निर्वासित कहानी की प्रारंभ की पंक्तियां हैं, उसमें भाव आता है कि किस तरह से दोनों पति पत्नी हैं वो एक साथ रहते हैं, बड़े आनंद के साथ रहते हैं। और माँ जी है वो जब अलग हो जाती है और अपने पति से, बेटे के घर जाने के बाद जो पति से अलग हो जाती है तो एक झिलमिलाती जो दोपहरी है उसमें सोच रही होती है कि कैसा जीवन है, कैसा जीवन है। एक अजीब सी ऊब उसे महसूस होती है, एक मनोहसियत का भाव उनके मन में आता है। कमरे के बरामदे में खिड़की से जाती सूखी सी हवा उठ के आ रही है। उन्होंने खिड़की का शीशा बंद किया था और मनोहसियत उदासी गहरा जाती है। ऐसी दोपहर तो पहले भी आई थी, लेकिन ऐसी दोपहर है वो इससे पहले कभी नहीं आई थी। ऐसा उदासी का भाव है वो सारा है। बाबूजी ने बेटों के क्या नाम थे? राजेंद्र और रणधीर। बड़े बेटे राजेंद्र के पास जाने को लेकर पड़ोसी ने क्या कहा? पड़ोसी ने कहा कि बड़ा बेटा है, सरकारी नौकरी पे है, अफसर है, राज करोगे, वहाँ ठाठ से रहोगे, वहाँ पर हुक्म चलाओगे, ये वो। और अच्छा ही तो है कि तुम्हारा बेटा है वो तुम्हें लेकर जा रहा है, तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति कर रहा है। पड़ोसी की राय के विपरीत बूढ़ी द्रौपदी ने क्या विचार किए थे? बूढ़ी द्रौपदी ने कहा था कि भाई ठीक है तुम जा तो रही हो, लेकिन जो ऊपरी ठाट बाट तुम्हें दिखाई देते हैं कई बार उसमें यथार्थता नहीं होती है, सच्चाई नहीं होती है। यहाँ रहते हो तो अपने घर में स्वतंत्र हो, स्वतंत्र हो। वहाँ तो है कि हुक्म का, एक सरकारी ऑफिसर के हुक्म का पालन करना पड़ेगा, उन्हीं के अनुसार अपना जीवन है वो चलाना पड़ेगा। निर्वासित कहानीकार का उद्देश्य, उनका उद्देश्य यही है कि इस कहानी के माध्यम से वो प्रकट करना चाहते हैं कि किस प्रकार से एक समाज में जो पति पत्नी होते हैं अपने स्वतंत्र जीवन जी रहे होते हैं, स्वयं की स्वतंत्रता और अनिच्छा पूर्वक अपने बेटे बहू के साथ वो रहते हैं, उन्हीं के हुक्म का पालन उन्हें करना पड़ता है, उनकी इच्छाओं का अनुसार अपना जीवन जिलाना पड़ता है। यही भावना है वो व्यक्त करना चाहती है। तुम फोटो जीवन है और किस तरह से एक मर्मांतक अभिव्यक्ति है वो व्यक्त करना चाहती है। आधुनिकता में बहुत से जीते बेटों के मध्य वृद्ध दंपति के निर्वासित जीवन के घायल झटपटी संवेदना को प्रकट करना, उकेरना ही इस कहानी का मूल उद्देश्य है वो है। निर्वासित कहानी का उद्देश्य हमने बता दिया। कथा वस्तु पर बात करते हैं। कथा वस्तु है कि किस तरह से समाज में निर्वासित यानी कि अपना वानप्रस्थी जीवन जी रहे हैं। विवाह का सही अर्थ ही उस समय पता चलता है। तो उस समय बेटे और बहू के द्वारा अपने बूढ़े बुजुर्ग माता पिता को है वो अलग कर दिया जाता है। कितना ही दर्दनाक होता है, कितना पीड़ादायक होता है, कितना कष्टदायक होता है। ये इस कथा की है वो मूल भाव है। इसमें कहानीकार सूर्य बाला को दर्शाना चाहती है कि अपनी इच्छाओं का दम घोटकर है वो जीना कितना दम घोटूक महसूस होता है, किस तरह अपनी पीड़ा को है अपने अंदर ही अंदर घोटकर जीना है वो कितना कष्टदायक होता है, ये व्यक्त करना है। निर्वासित कहानी के वर्तमान समय में प्रासंगिकता, वर्तमान समय में हम देखते हैं कि ऐसा ही हो रहा है। बेटे बहू अपने स्वार्थ के लिए, अपने सुखों के लिए है वो संयुक्त परिवार में रहना नहीं चाहते, अपने माता पिता को बोझ समझने लगते, अपने माता पिता के साथ रहना नहीं चाहते, उनकी हर बात उन्हें कड़वी लगती है। जब भी वो उनके हित के लिए टोकते हैं तो वो उन्हें बुरा लगता है और ऐसे में बेटे बहू है वो घर छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ पर अपने माता पिता को है वो घर से निकाल देते हैं, उन्हें अनाथ आश्रम तक पहुंचा देते हैं और अपना स्वतंत्रता का जीवन है वो जीना चाहते हैं, है ना। तो अपने बच्चे हैं उनके लिए आया रख लेते हैं, उन्हें बाहर है वो कहीं भेज देते हैं, लेकिन अपना जीवन है उनका स्वतंत्र होना चाहिए, अपने सुखों में बाधा नहीं होना चाहिए। तो वर्तमान समय में इस कहानी की बड़ी प्रासंगिकता है कि वर्तमान में ऐसा ही देखने को मिल रहा है। समाज में ऐसी पीड़ादायक, ऐसी कष्टदायक घटनाएं हैं वो आए दिन हमें सुनने को मिलती है। अपनों के मध्य रहकर वानप्रस्थ जीवन जीना, देखिए वानप्रस्थ जीवन है जिसमें कि घर को छोड़कर कहीं बाहर जाकर जंगल में जाकर अपना जीवन है एकांत में व्यतीत करना। लेकिन यहाँ अब वर्तमान समय में ऐसा होता है कि अपने परिवार के साथ बुजुर्ग रहते हैं, दंपति रहते हैं, अपने से बड़े है वो रहते हैं, लेकिन फिर उन्हें जीवन वानप्रस्थी का जीवन जीने के लिए वो मजबूर हो जाते
दिनों पर रखने पर दोनों बेटों के मध्य है अपने माता पिता का बंटवारा कर दिया जाता है। एक जीने का एक सहारा थे बाबूजी, अपने मन के भाव व्यक्त करने, अपने मन की पीड़ा को कभी कभी अपने होठों तक लाने के जगह एक माध्यम था, एक सहारा थे, उसे भी है वो अलग कर दिया जाता है। तो एक बस एक मूल पीड़ा है वो इसमें दर्शाई गई है। बड़ा ही दुखांत इस कहानी का अंत है वो होता है। कहानी है वो पूरी होती है, प्रश्नोत्तर भी हमने देख लिए हैं। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगले चैप्टर के साथ हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।